दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक का नाम है 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी में राजपूत राजनीति, समाज और संस्कृति। देखिए, राजपूत राजनीति और समाज और संस्कृति क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कुछ मत आते हैं। तो क्या क्या मत आते हैं? तो विदेशी उत्पत्ति संबंधित मत। विदेशी कौन कौन मानते हैं राजपूतों को? तो विदेशी उत्पत्ति संबंधित मत है, जिसमें से सबसे पहले आता है इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने इनको माना है सक्सीथियन की संतान माना है। सक्सीथियन की संतान माना है। यहाँ से सवाल अवश्य आता है, इस चैप्टर में से अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। याद कैसे करना है तो ये भी आपको बताएंगे। सक्सीथियन, संतान। संतान मानने वाले कौन कौन हैं? सक्सीथियन की संतान मानने वाले, जिसमें एक नाम है कर्नल जेम्स। जेम्स में क्या आ रहा है? स आ रहा है, इसलिए कर्नल जेम्स टोड का संबंध किससे है? सक्सीथियन की संतान से है। और एक है वीके स्मिथ। वीके स्मिथ, वीए स्मिथ है, इसमें भी क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो स आने के कारण से संतान मानने वाला कौन है? वीए स्मिथ। और है विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ये क्या मानते हैं? राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति मानते हैं कि विदेश से आए थे राजपूत, ऐसा कुछ मानते हैं। कौन कौन? एक तो कर्नल जेम्स टोड और एक स्मिथ, और वो भी किसकी संतान मानते हैं? सक्सीथियन की संतान मानते हैं। तो हमारे वहां पर सवाल पूछता है कि सक्सीथियन की संतान मानने वाले निम्न में से कौन थे? तो एक तो आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड, और एक आ जाएगा वीए स्मिथ और विलियम क्रूक आ जाएंगे। अब बात करें आगे, यहीं पर नंबर 2 पे कनिंगम की बात आती है। कनिंगम कुषाण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? कुषाण जाति से। कुषाण जाति, कैप और कनिंगम और कैप और कुषाण। कुषाण जाति से मानने वाला कौन है? कनिंगम है। याद रह जाएगा, कैप और कनिंगम और कैप और कुषाण। कुषाण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले कौन है? कनिंगम। अब है, इसमें है भंडारकर बराबर गुजर जर। भंडारकर यानी कि कर बराबर जर कर बराबर जर आ रहा है। तो यहां पर देखो, भंडारकर ने विदेशी गुजर माना है। कैसे माना है? विदेशी राजपूतों को विदेशी गुजरों से उत्पत्ति मानी है। किसने? भंडारकर ने। इतिहासकार हैं। और अब बात आती है दूसरे नंबर पे, देशी उत्पत्ति मत क्या है? राजपूतों की देशी उत्पत्ति के मत से संबंधित है अग्निकुंड। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति माने थे पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र चंद्रप्रदाई ने लिखा था। एक रचना का नाम है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और ये रचना किसने लिखी थी? चंद्रप्रदाई ने लिखी थी। और चंद्रप्रदाई कौन था? यानी पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, वह सामंत था। क्या था? सामंत था या उसका मित्र था। तो चंद्रप्रदाई की एक पुस्तक है जिसमें पृथ्वीराज रासो है, और इस पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है ना, अग्निकुंड से हुई है। और देखिए, और कहते हैं कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया था, और यज्ञ किया गया तो उसमें जैसे आहुति दी गई, पहली आहुति में और निकल करके आए प्रतिहार। पहली आहुति में कौन निकल करके आए? प्रतिहार। दूसरी आहुति जब दी गई तो उसमें से निकल करके आए परमार। क्या निकल करके आए? परमार आए। और फिर तीसरी आहुति में कौन निकल करके आए? चालुक्य।
और चौथी आहुति में कौन निकल करके आए? चौहान। चौहान निकल करके आए। और इसी में यानी अग्निकुंड से मानने वाले मोनोथ नैन्सी कौन है? मोनोथ नैन्सी ने माना है किससे? अग्निकुंड से। सूर्यमल मिश्रण ने भी, जिसने वंश भास्कर नामक पुस्तक लिखी है, ये भी साक्ष्य देती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। प्रतिहार सबसे पहले आए, यानी इसे गुजर प्रतिहार भी कहते हैं। देखो, प्रतिहार सबसे पहले आए, इसे गुजर प्रतिहार भी कहते हैं। और इसी प्रतिहार को परिहार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परिहार। परिहार के नाम से जाना जाता है। और ये जो परमार थे ये क्या कहलाए? पवार कहलाए। क्या कहलाए? पवार कहलाए। और चालुक्य हैं, ये क्या कहलाए? सोलंकी कहलाए। क्या कहलाए? सोलंकी। और ये है चौहान। क्या है? चौहान, यानी कि चाहेमान। क्या कहेंगे? चाहेमान। तो सबसे पहले यानी कि जब आहुति दी गई तो कौन निकल कर आया? प्रतिहार आया। फिर कौन आया? परमार आया। फिर चालुक्य, फिर आया चौहान। और प्रतिहार को ये क्या कहा जाता है? परिहार कहा जाता है। परमार को पंवार कहा जाता है। चालुक्य को सोलंकी कहा जाता है। और चौहान को चाहेमान कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने मानी है? राजपूतों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति किसने मानी है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, जिसकी एक रचना थी अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी इनकी रचना रही है। और गोपीनाथ शर्मा ने क्या माना है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी। देखो, ब्राह्मण है ना, यहाँ ये शर्मा भी क्या होते हैं? ब्राह्मण है। और यहाँ गोपीनाथ शर्मा भी क्या है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण से मानने वाले कौन है? एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और एक हो गया डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। अब है प्राचीन क्षत्रियों की संतान किसने मानी है? प्राचीन क्षत्रियों की संतान, राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानने वाले हैं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने क्या माना है? प्राचीन क्षत्रियों की संतान माना है। अब सूर्यवंशी की बात करते हैं। तो सूर्यवंशी की मानने वाला कौन था? पृथ्वीराज विज्जम। पृथ्वीराज विज्जम किसकी रचना है? जयानक की रचना है। किसकी है? जयानक की। और हमीर काव्य जो किसकी रचना है? नैनचंद्र सूरी की। नैनचंद्र सूरी की है। और ये है सृजन चरित्र, ये है चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर की रचना में भी ये पता चलता है कि जो राजपूत हैं जो सूर्यवंशी है। कैसे हैं? सूर्यवंशी है। और हमीर रासो सारंगधर के द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इससे भी साक्ष्य मिलते हैं कि राजपूत किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे। और जोधराज ने 18वीं शताब्दी में रचना लिखी जिसका नाम था हमीर रासो। भाई, हमीर रासो के दो लेखक हैं। एक तो है सारंगधर जो 13वीं शताब्दी का है। एक है हमीर रासो का रचनाकार जिसका नाम है जोधराज, 18वीं शताब्दी का है। तो अब चौहान प्रशस्ति से भी इसका उल्लेख मिलता है कि जो राजपूत थे सूर्यवंशी थे। कैसे थे? सूर्यवंशी थे। और बेदला शिलालेख से भी जानकारी मिलती है कि राजपूत जो थे सूर्यवंशी थे। अब इंद्रवंशी कौन कौन मानते हैं? रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख से ये हमारे को जानकारी मिलती है कि रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख है, उससे किसकी जानकारी मिलती है? इंद्रवंशी कि राजपूत इंद्रवंशी थे, भगवान इंद्र के वंशज मानते हैं। अब बात आती है चंद्रवंशी कौन कौन मानते हैं? हाँसी शिलालेख, हाँसी का शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख से जानकारी मिलती है कि राजपूत चंद्रवंशी थे। कैसे थे? चंद्रवंशी थे। भाई, यहां से सवाल निकलता है, निम्न में से कह देगा इंद्रवंशी किसने माना? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख है। या फिर वो कहेगा सूर्यवंशी मानने वाले निम्न में से कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इस तरीके से ऑप्शन बना करके दे देगा। तो सूर्यवंशी मानने वाले पृथ्वीराज विज्जम, जयानक भी हैं।
हमीर काव्य के रचनाकार नैनचंद्र सूरी और सृजन चरित्र के चंद्रशेखर और हमीर रासों के सारंगधर और जोधराज और चौहान प्रशस्ति और ये बेदला शिलालेख से। अब बात आती है सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, जिसको परिहार वंश कहते हैं, जो कि 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 26 शाखाओं का। और वो रचना है जिस रचना में इसका उल्लेख कर रखा है गुर्जर प्रतिहार या परिहार वंश का, उस रचना का नाम है नैनसीरी ख्यात। उस रचना का क्या नाम है? नैनसीरी ख्यात। ये नैनसीरी ख्यात किसने लिखी थी? ये लिखी थी मूनोत नैनसीरी। मूनोत नैन्सी ने लिखी थी, इसने रचना लिखी जिसमें 26 शाखाओं का उल्लेख कर रखा है। और इसी गुर्जर प्रतिहार या परिहार वंश को राम का प्रतिहार कहते हैं और इंद्र का गर्भनाशक कहते हैं। इंद्र का गर्भनाशक भी कहा जाता है। और इसी को मेघनाथ अवरोहक कहा जाता है। मेघनाथ अवरोहक कहा जाता है और नारायण मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। किनको? गुर्जर प्रतिहार या परिहार वंश को। और ये राष्ट्रकूट के द्वारपाल हैं। किसके हैं? राष्ट्रकूट के द्वारपाल है। और रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति गुर्जर प्रदेश में हुई थी। तो गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति कहां पर से हुई थी? गुजरात से हुई थी या गुर्जर प्रदेश से हुई थी। अब उत्पत्ति के कुछ स्रोत मिलते हैं। उत्पत्ति के क्या क्या स्रोत मिलते हैं कि मीर भोज का ग्वालियर शिलालेख है ना, उससे ये स्रोत मिलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्रोत कहां से मिलता है? मीर भोज का ग्वालियर शिलालेख और एहोल अभिलेख में बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का वर्णन किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम किस से कहां से प्राप्त होता है? तो एहोल अभिलेख में बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के वहां से ये जानकारी मिलती है। अब साहित्यिक स्रोत भी बात करें तो साहित्यिक स्रोत में गुर्जर प्रतिहारों का कहां कहां उल्लेख मिलता है? कुवल्यमाला द्योतन सूरी ने लिखा था। द्योतन सूरी ने क्या लिखा? कुवल्यमाला। और हेवान सांग ने भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में वर्णन किया है। और नीलकुंड और सगनपुर, देवली और करहाड़ में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। किन शिलालेखों में? ध्यान देना एक बार, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? कुवल्यमाला द्योतन सूरी से मिलता है। हेवान सांग ने भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी दी। नीलकुंड शिलालेख है और सगनपुर देवली का शिलालेख है। करहाड़ में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अब बात आती है प्रतिहार वंश की शाखाएं। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं। गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाएं, जिसमें पहली शाखा थी मंडोर शाखा, जो जोधपुर में थी और सबसे प्राचीन शाखा कही जाती। अब ये पूछे सवाल कि भाई प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? वो है मंडोर शाखा, जोधपुर। मंडोर शाखा जोधपुर है। और देखिए, इस शाखा की मंडोर शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी भद्रा वाइफ ऑफ प्रतिहार हरिश्चंद्र ने की थी। यानी कि भद्रा वाइफ ऑफ प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के द्वारा 6ठी शताब्दी में की गई थी। 6ठी शताब्दी में की गई थी। अब सवाल यहाँ पर पूछता है कि प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक है हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र हैं। लेकिन राजस्थान में बात आती है तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नागभट्ट प्रथम, जो कौन था? हरिश्चंद्र का पुत्र था। हरिश्चंद्र का पुत्र था। ये क्या माना जाता है? राजस्थान में प्रतिहार वंश के शासक माने जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है दूसरी शाखा, जिसका नाम था जालोर शाखा। जालोर यानी कि भीनमाल जालोर।
प्रतिहार शाखा की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। और नागभट्ट प्रथम ने की तो राजधानी किसको बनाया? जालोर को बनाया। राजधानी किसको बनाया? जालोर को। दोबारा से सुनना, सवाल यहां से जब चलता है तो प्रतिहार वंश की शाखा जो मंडोर में थी, ये सबसे प्राचीन शाखा थी। मंडोर जो जोधपुर में पड़ता है, ये क्या थी? प्राचीन शाखा थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? भद्रा, वाइफ ऑफ प्रतिहार चंद्र, हरिश्चंद्र, जो कब की गई? 6ठी शताब्दी में। और इसका जो आपकी मंडोर शाखा है, मंडोर शाखा कहां पर है? जोधपुर में। और वास्तव में ये पूछा जाए प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? भारत लेवल की बात है तो क्या कहेंगे? हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र था। और जब वो ये पूछे कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन मान जाते हैं? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम कौन था? हरिश्चंद्र का पुत्र था। कौन था? हरिश्चंद्र का पुत्र था। अब है दूसरी शाखा जिसका नाम है जालोर प्रतिहार भीनमाल। जालोर में है। इस शाखा की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। और राजधानी किसको बनाया? जालोर को बनाया। राजधानी किसको बनाया इसने? वो पूछेगा भाई सवाल, प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जालोर। क्या थी? जालोर। किसने बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। अब देखो प्रतिहार वंश के शासकों का क्रम देखिए, क्रम भी पूछ लेता है। बहुत बार, एक बार पूछा है, यानी एक बार क्या कई बार पूछा है। तो क्या क्रम है? नाकदेव नारा, नाकदेव नारा मिमी भौम रात्रि में यश पालो। क्या याद रखना है? ये छोटी सी लाइन यदि याद रह जाती है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो क्या है? नाक देव नारा मिमी भौम रात्रि में यश पालो, रात्रि में यश पालो। अब देखो कौन कौन से है। नाक और यहां पर बात करें नागभट्ट प्रथम। ना का मतलब क्या हुआ? नागभट्ट प्रथम। कै का मतलब यानी कि ककुक, और दे का मतलब देवराज, वै का मतलब वत्सराज, रा का मतलब यानी कि यहाँ रा का यहाँ पर हो जाएगा रामभद्र, रामभद्र, ये लिखना भूल गया। हाँ, देव का देवराज हो गया। ना का मतलब क्या हो गया? नागभट्ट। सेकंड हो गया रा का मतलब रामभद्र हो गया। क्या हो गया? रामभद्र। अब इसी के बाद में मी का मतलब हो गया मीर भोज, मैं का मतलब महेंद्रपाल, भो का मतलब यहां पर फिर क्या आ जाएगा? मीर भोज, मीर भोज आ जाएगा। और मैं का मतलब फिर महिपाल आ जाएगा। और रा का मतलब राज्यपाल आ जाएगा। और त्रि का मतलब यहाँ पर त्रिलोचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिलोचन। और फिर यशपाल का मतलब आ जाएगा ये यशपाल। दोबारा सुनना, ना फॉर नागभट्ट प्रथम, कै फॉर कुकक, और दे फॉर देवराज, वै फॉर वत्सराज, ना फॉर नागभट्ट, रा फॉर रामभद्र, मी फॉर मीरभोज, मैं फॉर महेंद्रपाल, और भो फॉर भोजराज। सेकंड आ जाएगा भोज, राजा भोज। और फिर आ जाए मैं फॉर महिपाल, और रा फॉर राज्यपाल, त्रि फॉर त्रिलोचन, और यहाँ यशपाल फिर है क्या हो जाएगा? यशपालों का मतलब यशपाल, सबसे अंतिम शासक। ये तो पहला सवाल तो ये पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम है। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जिसका नाम था यशपाल। इनका क्रम भी करवा लेता है। क्या करवा लेता है? क्रम भी लिखवा लेता है। अब राजधानी के ऊपर भी सवाल पूछता है कि राजधानी के ऊपर क्या सवाल पूछता है कि मंडोर राजधानी किसने बनाई? हरिश्चंद्र ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हरिश्चंद्र ने। मंडोर के बाद में कौन राजधानी बनी? मेड़ता। मेड़ता को राजधानी बनाया गया। ये किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। भीनमाल को राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। और उज्जैन को राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। और कन्नौज को राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट सेकंड ने बनाई थी।
इन राजधानियों का क्रम पूछ लेता है, याद रखना है। तो प्रथम मंडोर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र थे। मेड़ता को राजधानी बनाने वाले कौन थे? नागभट्ट प्रथम था, भीनमाल को, उज्जैन को। और कन्नौज को जो बनाया था, कन्नौज, इसके कन्नौज को बनाने वाले कौन थे? नागभट्ट सेकंड था। अब यहाँ पर बात आती है सबसे पहले नागभट्ट प्रथम का समय है 730 से लेकर के 756 में। मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को? मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। और नागावलोक, नागावलोक भी कहा जाता है। ये कहाँ से प्रमाण मिलते हैं? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलते हैं। नागावलोक का जो प्रमाण कहाँ से मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। और इसी ग्वालियर प्रशस्ति में विग्रह क्षत्रिय भी कहा गया है। किसको? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? विग्रह क्षत्रिय। तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? पोलो मोलो भीनमाल जालोर को बनाया। किसको बनाया? पोलो मोलो, जो प्राचीन नाम भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? पोलो मोलो है। और भीनमाल को राजधानी बनाया था। तो ये पूछेगा राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रतिहार वंश से की राजधानी किसने बनाई? तो यहाँ पर आएगा नागभट्ट प्रथम आएगा। क्या आएगा? नागभट्ट प्रथम आएगा। और देखो इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के बाद में कुकस हुआ है। कुकस या कुकक, कुकक जिसको कहते हैं, कुकक है ये। तो कुकक जो हुए हैं, तो अब इसने एक घटियाल क्या लिखवाया? घटियाल शिलालेख लिखवाया जो 861 में। फिर इसके बाद में घटियाल शिलालेख, भाई ये पूछे कि घटियाल शिलालेख किसके समय में लिखवाया गया? किसने लिखवाया? तो कुकक ने लिखवाया था। इतना सा ज्ञान रखना है इसके बारे में। और देवराज की बात करें तो उज्जैन अवंतिका को बसाया गया। उज्जैन अवंतिका किसने बसाई थी? देवराज ने बसाई थी। अब यहाँ पर बात आती है वत्सराज। वत्सराज का समय कब माना जाता है? 775 से लेकर के 800 ईस्वी में। जो सच्याय माता का मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ था। सच्याय माता का निर्माण, जो सच्याय माता जिसको ओशिया माता कहते हैं, सच्याय माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में किसके समय में बना था ये मंदिर? वत्सराज के समय में बना था। ये जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है, जो यानी पश्चिमी भारत का, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर जिसका नाम है सच्याय माता का मंदिर। इसी को क्या कहा जाता है? ओशिया माता का मंदिर भी कहा जाता है। अब सवाल ये पूछता है कि प्रतिहार वंश या प्रतिहार शैली पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? प्रतिहार शैली पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? तो सच्याय माता का मंदिर कहेंगे या ओशिया माता का मंदिर कहेंगे। और एक है आबानेरी दोसा का। कहाँ का है? आबानेरी दोसा का। और एक है राजौरगढ़ का। राजौरगढ़ का ये किस शैली पर बने हुए हैं? प्रतिहार शैली पर बने हुए हैं। किस शैली पर हैं? प्रतिहार। तो प्रतिहार शैली पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? सच्याय माता का मंदिर, ओशिया माता का मंदिर कहते हैं सच्याय माता को, और आबानेरी दोसा का है, आबानेरी दोसा का है। और राजौरगढ़ का किस शैली पर बने हुए हैं? ये बने हुए हैं प्रतिहार शैली पर। ठीक है सर। अब बात करते हैं आगे। उपाधि वत्सराज ने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त कर रखी थी? यानी कि रणहस्तिन। रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का राजा। युद्ध का राजा की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। और एक उपाधि थी जय वराह। जय वराह की उपाधि, देखो आदि वराह की उपाधि वीर भोज को प्राप्त थी, जबकि जय वराह की उपाधि किसको प्राप्त थी? वत्सराज को। वत्सराज को याद रखना। जय वराह की उपाधि किसको थी? वत्सराज को। और आदि वराह की उपाधि किसको थी? मीर भोज को। मीर भोज को प्राप्त थी। अब इसी को रास, देखो जो वत्सराज था इसके समय में यानी रासुए यज्ञ किया गया। कौन सा यज्ञ किया गया? रासुए यज्ञ। और कहां पर किया गया? भीनमाल जालोर में किया गया। कहां पर किया गया भाई? भीनमाल जालोर में। अब बात आती है ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष का सामना किया? किसका? त्रिकोणात्मक संघर्ष का सामना करने वाले कौन थे? वो हैं वत्सराज। वत्सराज इंद्रायुध का कन्नौज का तो कौन था? इंद्रायुध था। और पाल वंश का कौन था? धर्मपाल था। पाल वंश का कौन था?
धर्मपाल था और राष्ट्रकूट का ध्रुव था। राष्ट्रकूट का कौन था? ध्रुव था। तो कहते हैं कि राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया। कौन हार गए? वत्सराज। वत्सराज किससे हार गए? राष्ट्रकूट के ध्रुव राजा से। राजा ध्रुव था, उससे हार गए। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का सामना करने वाला कौन था? वत्सराज। इंद्रायुध कहाँ का था? कन्नौज का। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट का शासक कौन था? ध्रुव। ध्रुव से हार गया कौन? वत्सराज। अब ये बात करते हैं वत्सराज का साहित्यकार की बात करें। इसके समय में साहित्यकार कौन था? उद्योधन सूरी था, जिसने क्या लिखा? कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा। जिनसेन सूरी, देखो उद्योधन सूरी और जिनसेन सूरी किसके समय के हैं? वत्सराज के समय के। किसके? वत्सराज के समय के हैं। कैसे पता चलेगा? वत्स में स आ रहा है तो सूरी में भी स आ रहा है, और जैन सूरी में भी स आ रहा है। तो देखो उद्योधन सूरी ने कौन सी रचना लिखी? कुवल्यमाला ग्रंथ लिखी। और जिनसेन सूरी ने कौन सी रचना लिखी? हरिवंश पुराण लिखी। कौन सी लिखी? हरिवंश पुराण। पहली बार सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज। भाई प्रतिहार शासक कौन था जिसने पहली बार सम्राट की उपाधि धारण की? तो वो था वत्सराज। कौन था? वत्सराज था। अब बात करते हैं वत्सराज के बाद में आता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड जो 805 से लेकर के 833 ईस्वी तक था, जो कि और नागभट्ट जो प्रतिहार वंश था, जो यही इसी के वंशज, नागभट्ट सेकंड के जो वंशज है ना, वो क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। क्या कहलाए? नागभट्ट सेकंड के वंशज क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और बगुला अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने एक उपाधि धारण की, जिसकी उपाधि का नाम था परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। क्या उपाधि थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? नागभट्ट सेकंड। और यानी सम्राट की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? वत्सराज। कौन थे? वत्सराज थे। अब बात आती है संघर्ष किसका किया? इसने नागभट्ट सेकंड ने राष्ट्रकूट गोविंद थर्ड का। राष्ट्रकूट का गोविंद था जो थर्ड, जो क्या हो गया? विजयी हो गया। कौन हो गया? विजयी हो गया। नागभट्ट सेकंड हार गया। नागभट्ट सेकंड हार गया। इधर राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव से कौन हार गया? वत्सराज हार गया। और इधर राष्ट्रकूट का शासक गोविंद राज, इससे कौन हार गया? नागभट्ट सेकंड हार गया। तो फिर आया और गोविंद जो थर्ड था वापिस चला गया। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? राजधानी किसको बनाई? कन्नौज को बना ली। नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी किसको बनाई? कन्नौज को। और कन्नौज को यानी कि कन्नौज नामक एक शाखा प्रारंभ कर दी। कन्नौज की क्या प्रारंभ कर दी? शाखा। भाई नुक पूछेगा कन्नौज में प्रतिहार वंश की शाखा किसने प्रारंभ की? कन्नौज में प्रतिहार वंश की शाखा किसने प्रारंभ की? तो वो है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड है। अब बात आती है मीर भोज। मीर भोज की और बात कर लेते हैं। मीर भोज है जो 836 से लेकर के 835 में है, जिसका मीर भोज का उल्लेख राज तरंगणी में मिलता है। किसमें मिलता है? राज तरंगणी रचना है, और उस राज तरंगणी में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? मीर भोज का। और देखिए जो मीर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख जो था, मीर भोज का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? जिसको कहते हैं वराहा अभिलेख। वराहा अभिलेख कब लिखवाया गया? 836 में। 836 में ये बैठा था, उसी समय पहला अभिलेख लिखवा दिया। पहला अभिलेख मीर भोज ने लिखवाया, जिसका क्या नाम था? यानी वराहा अभिलेख, जो 836 में लिखवाया गया। और प्रसिद्ध ग्वालियर शिलालेख, प्रसिद्ध ग्वालियर शिलालेख किसके समय का है? मीर भोज के समय का। मीर भोज के समय का है भाई। अब बात आती है प्रतिहारों की। जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों के समय यानी चरम सीमा पर शक्ति किसकी थी? यानी उस समय कौन सा राजा था जो प्रतिहारों की जो शक्ति चरम सीमा पर थी? वो था मीर भोज। मीर भोज। मीर भोज के समय
प्रतिहारों की शक्ति किसके ऊपर थी भाई? चरम सीमा पर थी। कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मीर भोज को। भाई कन्नौज को स्थायी राजधानी किसने बनाया? स्थायी राजधानी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्थायी राजधानी किसने बनाई? मीर भोज ने। मीर भोज ने। और वैसे कन्नौज को राजधानी किसने बनाई थी? नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड ने। जबकि स्थायी राजधानी की पूछे तो कौन आएगा? मीर भोज आएगा। और वैष्णव धर्मानुयायी था। मीर भोज कैसा था? वैष्णव धर्म को यानी कि अनुयायी था। और इसको कुछ उपाधि प्राप्त मिली हुई थी। इसको उपाधि कौन कौन सी थी? प्रभास। कौन सी उपाधि थी? प्रभास और आदिवरा। आदिवरा की उपाधि किसको प्राप्त थी? और जयवराह की उपाधि किसको मिली हुई थी? जयवराह की उपाधि वत्सराज को थी। जयवराह की किसको थी? और आदिवराह की उपाधि किसको थी? मीर भोज को थी। ठीक है भाई। अब सबसे शक्तिशाली शासक यानी इन राजाओं में, जो प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? जिसका नाम था मीर भोज। कौन था? इन यानी कि इन जो राजा हुए हैं, जो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और नागभट्ट सेकंड, इनमें से सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मीर भोज था। कौन था भाई? मीर भोज था। और देखिए यानी कि इसमें अरबी सुलेमान एक हुए हैं, अरबी सुलेमान विदेशी हुए हैं। उसने क्या कहा? मीर भोज को कहा कि मुसलमानों का घोर शत्रु। मुसलमानों का घोर शत्रु किसने कहा? अरबी सुलेमान ने कहा। अरबी सुलेमान ने कहा। पाल, अब देखो पाल वंश का देवपाल और नारायण पाल। पाल वंश का कौन है? देवपाल और नारायण पाल। और राष्ट्रकूट के कृष्ण देव राय सेकंड को हराया। एकमात्र प्रतिहार शासक था जो राष्ट्रकूट के शासक को हराया था। राष्ट्रकूट के शासक को हराया था। कौन था? मीर भोज था। किसको हराया? राष्ट्रकूट का शासक कौन था? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय था जो एकमात्र शासक था। और इसी के समय में, मीर भोज के समय में, चांदी के द्रम नामक सिक्के चलाए थे और एक तरफ वराह अंकित किया गया था। एक तरफ क्या था? वराह अंकित था। और दोस्तों ये था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। अब बात करेंगे आगे अगले टॉपिक में और एक दो जो प्रतिहार वंश है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।